विद्यार्थियों, वर्ल्ड हिस्ट्री में आज हम नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में चर्चा करेंगे। फ्रांसीसी सम्राट नेपोलियन बोनापार्ट, जिनके उत्थान और पतन की कहानी बहुत ही रोमांचक और शिक्षाप्रद है। कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से नेपोलियन बोनापार्ट के विभिन्न पहलुओं का हम सिस्टमेटिक तरीके से इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। उनके प्रारंभिक जीवन से लेकर उनके अंतिम समय तक का संपूर्ण वर्णन हम इसमें करेंगे। नेपोलियन बोनापार्ट, जिनका जन्म 15 अगस्त 1769 में कोर्सिका द्वीप इटली के अजेचियो नामक स्थान पर हुआ था। कोर्सिका द्वीप इटली में स्थित है, जिसे बाद में फ्रांस द्वारा खरीद लिया जाता है। इसी कोर्सिका द्वीप पर नेपोलियन बोनापार्ट का भारत का स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त, उस दिन 1769 में नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म होता है। नेपोलियन बोनापार्ट, जिनके पिता चार्ल्स कार्लो बोनापार्ट एक बहुत ही प्रतिष्ठित वकील थे। इनकी माता लेटिजिया रोमालिनो बोनापार्ट, जो एक कठिन परिश्रमी, दृढ़ संकल्प वाली सुंदर महिला थी। नेपोलियन बोनापार्ट की पत्नी जैस्फीन, जो इनसे उम्र में 6 वर्ष बड़ी थी, एक विडो थी और 2 बच्चों की माँ थी। इस जोसेफाइन के साथ नेपोलियन बोनापार्ट ने इटली अभियान पर जाने से मात्र 2 दिन पहले ही उनके साथ शादी की थी। नेपोलियन बोनापार्ट की प्राथमिक शिक्षा ब्रेन व पेरिस के सैनिक स्कूलों में हुई। कोर्सिका द्वीप, जो इटली में स्थित था, जिसे फ्रांस द्वारा खरीद लिया गया था, वहाँ के विद्यार्थियों को फ्रांस में शिक्षा के लिए भेजा जाता था और उस सरकारी खर्चे पर जो विद्यार्थी भेजे जाते थे, उन्हीं में नेपोलियन बोनापार्ट भी एक था और इन्होंने वहीं से अपनी शिक्षा दीक्षा प्राप्त की। इनका सैनिक शिक्षा के अलावा इतिहास, राजनीति विज्ञान, गणित और भूगोल में भी इनका विशेष इंटरेस्ट था। मतलब ये इन विषयों को पढ़ने में बहुत ही गहन रुचि रखते थे और ये एकांत प्रिय थी। एकांत में रहते हुए ये बहुत सारा अध्ययन कार्य करते थे। इनका पढ़ने में इंटरेस्ट बहुत अधिक था और इन्हें शुरुआत से ही वहाँ के जो विद्यार्थी थे वो उन्हें बात बात पर किसी बात को लेकर चिढ़ाते रहते थे। उन्हें एक बार उनके किसी साथी ने कहा था कि यदि तुम कोर्सिका के ऐसे ही वीर हो तो फिर तुम फ्रांसीसी सेना के समक्ष पराजय क्यों स्वीकार की, क्योंकि कोर्सिका द्वीप, मैंने आपको बताया कि फ्रांस के द्वारा खरीद लिया गया था। तब नेपोलियन बोनापार्ट ने बड़े ही क्रोधित स्वर में उन्हें जवाब दिया था कि हम लोग 1 और तुम 10, लेकिन थोड़ा सा धैर्य रखो, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो तुम फ्रांसीसियों को इसका मजा चखाऊंगा। और ये बात पूर्णतः सत्य साबित हुई जब नेपोलियन बोनापार्ट सैनिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद मेलन शहर में द्वितीय तोपची के पद पर नियुक्त हुआ। मतलब तोपखाने में द्वितीय तोपची के पद पर नियुक्त हुआ। उसके बाद 1793 में तूलो नगर के उपद्रवों का दमन करने के लिए नेपोलियन बोनापार्ट को भेजा गया। तूलो नगर में उस समय दंगे भड़क उठे थे और नेपोलियन बोनापार्ट को उन दंगों का दमन करने के लिए भेजा गया। उस समय फ्रांसीसी क्रांति चल रही थी और तूलो नगर के दंगों को दबाना नेपोलियन बोनापार्ट के जीवन की प्रथम महत्वपूर्ण सफलता थी। मतलब सैनिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद उनके जीवन का ये प्रथम ऐसा कार्य था जिसमें उसने पूर्ण योग्यता के साथ कार्य किया और तूलो नगर के दंगों को शांत किया। उसके बाद 1794 में इन्हें प्रधान तोपची के पद पर नियुक्त कर दिया गया। मुख्य तोपखाने का अध्यक्ष बना दिया गया। फिर उसी समय 1795 में पेरिस में दंगे भड़क उठे और इन दंगों का दमन भी नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा किया गया। मतलब तूलो नगर और पेरिस दोनों के उपद्रवों का दमन नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा किया गया। वो अपनी योग्यता साबित कर चुका था इन दंगों को दबाने के बाद। अब नेपोलियन बोनापार्ट को 1796-97 में ऑस्ट्रिया के विरुद्ध इटली के अभियान पर भेजा जाता है। ऑस्ट्रिया के विरुद्ध जो संघर्ष हुआ शुरुआती दिनों में, उसे हम इटली अभियान के नाम से जानते हैं। इसी इटली अभियान
पर जाने से 2 दिन पहले ही उन्होंने जोसेफाइन के साथ शादी की। ऑस्ट्रिया के विरुद्ध ये अभियान था जिसे हम इटली अभियान नाम देते हैं, और इस अभियान में ऑस्ट्रिया परास्त हुआ। नेपोलियन बोनापार्ट के विरुद्ध ऑस्ट्रिया को इसमें पराजित होना पड़ा और कैंपो फोर्मिया की संधि हुई 17 अक्टूबर 1797 में। इसी अभियान के समय ही नेपोलियन वहाँ से कई महत्वपूर्ण पेंटिंग्स लेके आया था और अपने फ्रांस के ल्यू म्यूजियम पेरिस में उन्हें रखवाया था। विद्यार्थियों, इस इटली अभियान की विजय के बाद नेपोलियन बोनापार्ट का फ्रांस में एक बहुत ही ऊंचा कद हो गया था। मतलब वो जब फ्रांस पेरिस में पहुंचा था तो उनका वैसा ही स्वागत हुआ जैसा प्राचीन समय में रोम में सीजर का। मतलब जूलियस सीजर का जो स्वागत प्राचीन समय में रोम में हुआ था, ठीक वैसा का वैसा ही इसके विजय का जो स्वागत था वो पेरिस में हुआ। ऑस्ट्रिया को परास्त करने के बाद इन्हें 1798-99 में मिस्र अभियान पर भेजा गया। मिस्र अभियान पर जब इन्हें भेजा गया था नेपोलियन बोनापार्ट को, इसी अभियान के बीच में ही ये वापस पेरिस में आए थे, वापस फ्रांस आए थे। अब मिस्र अभियान का इनका क्या उद्देश्य था? देखिए, मिस्र में यहाँ पर स्वेज नहर है और इस स्वेज नहर के माध्यम से इंग्लैंड का भारत के साथ व्यापारिक पूरा का पूरा संबंध था। मतलब यूरोप और भारत को जोड़ने का काम करती थी ये स्वेज नहर, और ये नेपोलियन बोनापार्ट इस स्वेज नहर के मार्ग पर नियंत्रण कर इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था को धक्का पहुंचाना था। मतलब वो इंग्लैंड को पराजित करना चाहता था इस स्वेज नहर के मार्ग पर कंट्रोल करके। इसके अलावा इस मिस्र अभियान के द्वारा ही वो भारत पर भी अपना अधिकार स्थापित करना चाहता था, क्योंकि उस समय हमें पता है विद्यार्थियों कि यहाँ पर टीपू सुल्तान राज कर रहा था। हैदर अली का पुत्र टीपू सुल्तान मैसूर में राज कर रहा था, और ये नेपोलियन यहाँ से होते हुए मिस्र में सैनिक अड्डा बनाकर और वहाँ से ये उस समय भारत में ब्रिटिश राज स्थापित हो चुका था, इनको यहाँ से भगाकर और वो यहाँ पर भी अपना राज्य स्थापित करना चाहता था। कंपटीशन में कई बार पूछा गया है कि किस अभियान का संबंध भारत से सीधा था, और ये अभियान मिस्र अभियान से था। मिस्र अभियान का ही संबंध सीधा भारत से था। इसने टीपू सुल्तान के साथ साठगांठ करना शुरू कर दिया था। इनका ये उद्देश्य था कि मिस्र में एक सैनिक अड्डा स्थापित कर दिया जाए और फिर वहाँ से भारत पर नियंत्रण स्थापित किया जाए। इसके शुरुआत में ही नेपोलियन ने अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह पर अधिकार कर लिया। मिस्र में अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह पर अधिकार कर लिया, लेकिन 1 अगस्त 1798 में नील नदी के निर्णायक युद्ध में, मिस्र नील नदी के किनारे ही बसा हुआ है, उस नील नदी के निर्णायक युद्ध में अंग्रेजी जल सेना नायक नेल्सन, जो बहुत ही योग्य सेनापति था, अंग्रेजी जल सेना नायक नेल्सन ने फ्रांसीसी बेड़े को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया और नेपोलियन का फ्रांस से संबंध विच्छेद कर दिया। नेपोलियन को इसमें मतलब हार का सामना करना पड़ा। शुरुआत में अलेक्जेंड्रिया पर इन्होंने अवश्य कब्जा कर लिया था, लेकिन नेल्सन के द्वारा फ्रांसीसी बेड़ों को नष्ट कर दिया गया था। उसी समय नेपोलियन को यह सूचना प्राप्त हुई कि फ्रांस में डायरेक्टरी शासन लड़खड़ा गया है। मतलब फ्रांसीसी क्रांति के दौरान उस समय वहाँ पर डायरेक्टरी का शासन स्थापित था, और इस शासन की सूचना मिलते ही कि वहाँ पर इस तरीके की अव्यवस्था है, डायरेक्टरी लड़खड़ा रही है, उस समय उन्होंने इस अभियान को बीच में ही छोड़कर फ्रांस के लिए रवाना हो गया। मिस्र अभियान को मध्य में ही छोड़कर नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस के लिए रवाना हो गया। वहाँ पर पहुँचने के बाद नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा सत्ता पर अधिकार कर लिया गया। किस तरीके से? 9-10 नवंबर 1799 को होता है ब्रूमेर षड्यंत्र। मतलब इसी षड्यंत्र के तहत नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस की सत्ता पर काबिज होता है। नेपोलियन ने वहाँ जाकर डायरेक्टरी को उखाड़ फेंका और कौंसिल की नियुक्ति की, और नेपोलियन प्रथम कौंसिल बना, मतलब प्रथम सलाहकार बना। उस शासन व्यवस्था में
उन्होंने 3 सलाहकार नियुक्त किए, जिसमें नेपोलियन बोनापार्ट प्रथम सलाहकार बना। नेपोलियन बोनापार्ट कहता भी है कि मैं क्रांति का पुत्र हूँ और मैंने ही इस क्रांति को ख़त्म कर दिया। मतलब फ्रांसीसी क्रांति से ही नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म हुआ और नेपोलियन बोनापार्ट ने ही इस फ्रांसीसी क्रांति को ख़त्म कर दिया, क्योंकि इसके बाद नेपोलियन बोनापार्ट राजा बन गया। अब इससे पहले भी लुई 16वें या बुरबोन वंश, उस समय भी राजतंत्र था और नेपोलियन बोनापार्ट ने भी वापस से राजतंत्र स्थापित कर दिया। लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट का राजतंत्र शुरुआती राजतंत्र से भिन्न था, क्योंकि ये राजतंत्र फ्रांसीसी जनता पर आधारित था। मतलब उसकी फ्रांसीसी जनता की इच्छा पर आधारित था। नेपोलियन बोनापार्ट जैसे ही पेरिस में पहुंचा, उन्होंने अपने साथी से कहा भी था कि ऐसा लग रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति मेरा इंतजार कर रहा है। अगर मैं थोड़ा सा पहले आता तो भी ठीक नहीं होता, और यदि अगर मैं थोड़ा देर से आता तो बहुत देर हो चुकी होती। मैं बिल्कुल ठीक समय पर आया हूँ। मतलब मिस्र अभियान को बीच में छोड़कर जिस तरीके से वो पेरिस फ्रांस पहुंचा था, उसने अपने सहपाठी से कहा कि मैं बिल्कुल ठीक समय पर यहाँ पर आया हूँ, हर व्यक्ति मेरा इंतज़ार कर रहा है। नेपोलियन ने शुरुआत में 10 वर्ष के लिए और 1802 में आजीवन काल के लिए अपने आप को प्रथम सलाहकार नियुक्त कर दिया। मतलब उनकी जो शासन व्यवस्था थी फ्रांस की, जो फ्रांसीसी क्रांति के दौरान स्थापित की गई थी, उसमें नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने आप को प्रथम सलाहकार के रूप में नियुक्त किया, शुरुआत में 10 साल के लिए और बाद में आजीवन। 1804 में फ्रांस में जनमत संग्रह कराया गया, जनता की राय ली गई और जनता के द्वारा ही नेपोलियन को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया गया। अब जनता भी शायद ऐसा लगता है कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान पिछले 10 वर्षों से जो अव्यवस्था थी उससे परेशान थी। उन्हें लगा कि नेपोलियन बोनापार्ट के गद्दी पर बैठने से या इनके शासन सत्ता को संभालने से हो सकता है फ्रांस में शांति स्थापित हो जाए, और उन्होंने अपने जनमत संग्रह के द्वारा नेपोलियन को फ्रांसीसी सम्राट घोषित कर दिया। जब नेपोलियन बोनापार्ट का ताज पोशी हो रही थी, पोप को बुलाया गया था उसे ताज पहनाने के लिए। फ्रांसीसी सम्राट को पोप ही ताज पहनाता था। उस समय नेपोलियन ने कहा, मैंने फ्रांस का ताज जमीन पर गिरा पाया और मैंने उसे तलवार की नोक से उठाकर अपने सिर पर रख लिया। मतलब पोप के द्वारा नेपोलियन ने ताज नहीं पहना, उन्होंने स्वयं अपना ताज अपने सर के ऊपर रखा। उन्होंने कहा कि मुझे फ्रांस का ताज जमीन पर गिरा पाया। जमीन पर गिरा पाया से मतलब था कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान फ्रांसीसी राजा एक तरीके से बहुत ही निम्न स्थिति में था और नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा उस ताज की वापस से प्रतिष्ठा स्थापित की गई। 2 दिसंबर 1804 को नेपोलियन का राज्याभिषेक हुआ। मतलब 2 दिसंबर 1804 को नेपोलियन विधिवत रूप से फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया गया। अब विद्यार्थियों, हम इसमें नेपोलियन युग के बारे में पढ़ेंगे जो 1799 से 1815 का समय है। लेकिन इसको हम 2 भागों में बांटते हैं। पहला भाग है जब नेपोलियन प्रथम सलाहकार था या प्रथम काउंसिल था, प्रधान सलाहकार था, 1799 से लेके 1804। क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट बना है 1804 में, उससे पहले वो प्रथम सलाहकार था और इस प्रथम सलाहकार के रूप में इसका कार्यकाल रहा है 1799 से लेकर 1804। उसके बाद फ्रांसीसी सम्राट के रूप में इसका समय रहा है 1804 से 1815। अब दोनों ही कालों का उद्देश्य अलग अलग है। प्रथम सलाहकार के रूप में नेपोलियन बोनापार्ट का जो मुख्य उद्देश्य था वो था सत्ता को सुदृढ़ और केंद्रित करना। मतलब ऐसे कार्य करना कि जिससे फ्रांसीसी सत्ता को मजबूत और केंद्रित की जाए और फ्रांसीसी क्रांति के दौरान जिन लोगों को नुकसान पहुंचा है उन लोगों को वापस से उसकी भरपाई की जाए या उनको एक तरीके से मनाना। और
फ्रांसीसी सम्राट के रूप में उनका उद्देश्य रहा नेपोलियन के साथ साथ फ्रांस की प्रतिष्ठा को स्थापित किया जाए। मतलब फ्रांसीसी क्रांति के दौरान फ्रांस की थोड़ी बहुत भी अगर प्रतिष्ठा धूमिल हुई है तो उसको वापस से स्थापित किया जाए। विद्यार्थियों, नेपोलियन युग हम 1799 से 1815 मानते हैं, जिसमें प्रथम सलाहकार के रूप में 1799 से 1804 और फ्रांस के सम्राट के रूप में 1804 से 1815। हम सबसे पहले प्रथम सलाहकार के रूप में इसके कार्यों का वर्णन करेंगे कि सलाहकार के रूप में नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या कार्य किए। सबसे पहले उन्होंने नए संविधान का निर्माण किया अपने हिसाब से, और उस संविधान में इन्होंने 60 सदस्यों की सीनेट का गठन किया। सबसे पहले 60 सदस्यों की सीनेट का गठन किया और जिसका उद्देश्य था प्रथम सलाहकार के आदेशों की पालना करना। विद्यार्थियों, हमें पता है कि प्रथम सलाहकार कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट। 60 सदस्यों की सीनेट बनाई गई, लेकिन इसका उद्देश्य रखा गया कि वो सिर्फ प्रथम सलाहकार के आदेशों की पालना करे। कौंसिल का जो निर्वाचन करेगी वो सीनेट के द्वारा होगी। नेपोलियन प्रथम सलाहकार नियुक्त और कार्यपालिका शक्ति तीनों सलाहकारों के हाथ में दे दी गई। जो शुरुआत में 3 सलाहकार नियुक्त किए गए थे, नेपोलियन बोनापार्ट के अलावा 2 सलाहकार और थे, कैम्सरी, लेबून, इनके हाथ में वास्तविक सत्ता दी गई, लेकिन मुख्य शक्ति प्रथम सलाहकार के पास रखी गई। इसके अलावा सत्ता का केंद्रीयकरण किया गया, मतलब स्थानीय शासन की बजाय शासन के केंद्रीकरण पर बल दिया गया। फ्रांस का कई प्रांतों में विभाजन कर दिया गया। फ्रांस को छोटे छोटे कई भागों में बांट दिया गया और प्रत्येक प्रांत पर एक सैनिक अधिकारी की नियुक्ति की गई। इन अधिकारियों की नियुक्ति भी नेपोलियन के द्वारा ही की गई और ये अधिकारी नेपोलियन के प्रति ही उत्तरदायी थे। मतलब इनका पूरी तरीके से उत्तरदायित्व नेपोलियन के प्रति ही था। पेरिस या कोई दूसरे नगर थे, उनमें भी पुलिस का केंद्रीकरण किया गया। प्रीफेक्ट, सब प्रीफेक्ट, मेयर आदि नियुक्त किए गए। मतलब सत्ता का पूर्णतः केंद्रीयकरण कर दिया गया। इसके अलावा नई व्यवस्था का गठन किया। इस नई व्यवस्था में क्या किया गया कि सरकारी पदों पर सभी का समान अधिकार रहेगा, कि सरकारी पद सभी के लिए खुले हैं। फ्रांसीसी क्रांति के समय जो व्यक्ति फ्रांस से भाग गए थे या पादरी जो देश छोड़ के चले गए थे, उनके साथ भी उदारता का व्यवहार किया गया, उनके साथ नरमी से पेश किया गया। उन्हें ये मौका दिया गया कि आप वापस आइए, अपने देश में निवास करिए। उसी समय नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा लीजन ऑफ ऑनर पुरस्कार की शुरुआत की गई। ये फ्रांस का आज भी सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, लीजन ऑफ ऑनर, और इस पुरस्कार की शुरुआत नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा की गई। विद्यार्थियों, ये सब कार्य वो प्रथम सलाहकार के रूप में कर रहा है। उसके बाद अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए उन्होंने 1800 में बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की। फ्रांस में बैंक की स्थापना की गई। राजस्व वसूली के लिए कठोरतम कदम उठाए गए। राजकीय खर्चे में कटौती की गई। राष्ट्रीय उद्योग समिति का गठन किया गया। फ्रैंक नामक नई मुद्रा चलाई गई और एक फंड बनाया गया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डोमेन। और इस फंड में जो देश पराजित होते थे और उन देशों से जो धन की प्राप्ति होती थी, उस धन की जमा के लिए ये फंड बनाया गया नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा। उस समय उन्होंने 1801 में पोप के साथ एक समझौता किया। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे हम कॉन्कॉर्डेट भी बोलते हैं। पोप के साथ उस समय पोप थे पायस सप्तम। 1801 में ये समझौता नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा पोप पायस सप्तम के साथ किया गया। ऐसा ही एक समझौता मुसोलिनी के द्वारा 1929 में लेटरन समझौते के नाम से किया है। मुसोलिनी इटली में। हम यहाँ बात कर रहे हैं कॉन्कॉर्डेट समझौता पोप पायस सप्तम के साथ। और इस समझौते के तहत नेपोलियन ने एक तरीके से समस्त अधिकार अपने हाथ में ले लिए। उन्होंने बिशप की नियुक्ति का अधिकार
अपने पास रख लिया कि बिशप की नियुक्ति नेपोलियन के द्वारा की जाएगी। बिशप फिर आगे पादरियों की या किसी और की नियुक्ति करे, लेकिन बिशप की नियुक्ति नेपोलियन के द्वारा की जाएगी। चर्च की जो संपत्ति जब्त कर ली गई थी, उस संपत्ति को भी पोप द्वारा मान्यता दे दी गई कि हाँ, आपने जो किया वो ठीक है। पादरियों का वेतन राजकोष से उनका वेतन निर्धारित कर दिया गया, मतलब अब वो एक्स्ट्रा धन संग्रह नहीं कर सकते थे। उन्हें जो चढ़ावा या जो दान के रूप में या जो जनता के द्वारा जो पैसा दिया जाता था, अब उस पर फ्रांसीसी सरकार का अधिकार रहेगा। पादरियों को वेतन ब्रिटिश राजकोष से नहीं, फ्रांसीसी राजकोष से दिया जाएगा। कैथोलिक धर्म को मान्यता दे दी गई। ये सब कार्य किए जा रहे हैं कॉन्कोर्डेट समझौते के तहत पोप पायस सप्तम के साथ। पोप ने चर्च की संपत्ति को जब्त करने की मान्यता दे दी, और जो पहले की बकाया राशि थी धर्माधिकारियों की, वो भी देने की बात कही गई। इस तरीके से उन्होंने धार्मिक समझौता या कॉन्कोर्डेट नामक समझौता इस पोप के साथ नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा किया गया। उन्होंने शिक्षा में बड़े ही बेहतरीन सुधार किए, चाहे प्राथमिक शिक्षा हो, माध्यमिक शिक्षा हो, उच्च शिक्षा हो, तीनों ही स्तरों में बोनापार्ट के द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण सुधार किए गए। लाइसीज नामक अर्धसैनिक आवासीय स्कूल खोले गए और इंपीरियल यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रांस की स्थापना की गई। उच्च शिक्षा में इंपीरियल यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रांस की स्थापना की गई और लाइसेज नामक अर्धसैनिक आवासीय स्कूल खोले गए। शिक्षकों को राज्य की ओर से वेतन मिलेगा और ईसाई सिद्धांतों पर आधारित शिक्षा लागू की गई। उन अध्यापकों की फीस निर्धारित की गई। अनेक प्रकार की शिक्षण संस्थाएं स्थापित की गई। व्याकरण और साहित्य के अध्यापन पर बल दिया गया। सेकेंडरी स्कूल, तकनीकी शिक्षा, उच्च शिक्षा आदि नई नई संस्थाएं उस समय खोली गई। शैक्षणिक सुधार के अलावा नेपोलियन का जो सर्वाधिक योगदान रहा है वो है नेपोलियन कोड या उसकी विधि संहिता। मतलब नेपोलियन के द्वारा कानूनों को एक संगठित करने का काम किया गया। उससे पहले अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के कानून प्रचलित थे, लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा उन सभी कानूनों का एक संग्रह किया गया, जिसे हम नेपोलियन कोड या विधि संहिता भी कहते हैं। और इस कानूनों के द्वारा उन्होंने संपूर्ण कानूनों को 5 भागों में बांट दिया गया। नागरिक नियम, जायदाद संबंधी नियम, नागरिक नियम पद्धति, फौजदारी नियम संग्रह, व्यापारिक नियम संग्रह। इन 5 प्रकार के नियम कानूनों को ही विधि संहिता या नेपोलियन कोड कहा जाता है। और इसके तहत संपूर्ण देश में एक समान न्याय की व्यवस्था कर दी कि संपूर्ण देश में न्याय व्यवस्था एक ही प्रकार की रहेगी। न्यायाधीशों की नियुक्ति नेपोलियन के द्वारा की जाएगी और इन कानूनों में प्राचीन और क्रांतिकारी दोनों प्रकार के कानूनों का समन्वय किया गया। जूरी की सहायता से खुले मुकदमे सुनने की व्यवस्था कर दी गई। विवाह को एक पवित्र और स्थायी बंधन माना गया। मतलब इस प्रकार के उन्होंने न्याय व्यवस्था में सुधार कर दी गए। विद्यार्थियों, ये सुधार नेपोलियन के द्वारा एक प्रथम सलाहकार के रूप में किया जा रहा है। मतलब फ्रांसीसी क्रांति के दौरान जो फ्रांस को नुकसान हुआ था उसको वापस से पुनर्स्थापित करने के लिए, फ्रांस की सत्ता को सुदृढ़ बनाने के लिए वो इस तरीके के सुधार कर रहा है। नेपोलियन के द्वारा बहुत सारी सड़कों, बहुत सारे बांधों का निर्माण करवाया गया, बहुत सारी अनुपजाऊ भूमि को उपजाऊ बनाया गया। जो लू महल का जो लू महल था उसको एक बहुत बड़े म्यूजियम में परिवर्तित करवा दिया गया। मतलब उसके द्वारा प्रथम सलाहकार के रूप में बहुत सारे व्यापक कार्य किए गए। अब हम बात करते हैं नेपोलियन के सम्राट के रूप में, जब वो 1804 में फ्रांस का सम्राट बना था। और उस समय इनका एक ही उद्देश्य था, एक यूरोप और एक स्वामी की नीति। मतलब इन्होंने अपने इरादे शुरुआत में ही बता दिए गए थे कि पूरे यूरोप का एक ही स्वामी और वो नेपोलियन बोनापार्ट। मतलब नेपोलियन बोनापार्ट बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति था और सम्राट
बनने से पहले ही उन्होंने फ्रांस की सत्ता को बहुत ही सुदृढ़ और मजबूत बना दिया था। और अब वो एक नीति पर चला, एक यूरोप और उसका एक ही मालिक, और वो नेपोलियन बोनापार्ट। अब सम्राट बनने के बाद नेपोलियन बोनापार्ट का सर्वप्रथम युद्ध होता है ट्रेफालगर का युद्ध, 21 अक्टूबर 1805। ये युद्ध इंग्लैंड के विरुद्ध लड़ा। विद्यार्थियों, ध्यान रखना कि इंग्लैंड की जल शक्ति बहुत ही मजबूत है और फ्रांस की थल शक्ति, मतलब फ्रांस की थल सेना और इंग्लैंड की जल सेना दोनों बहुत ही मजबूत हैं। ट्रेफालगर ये जिब्राल्टर के पास स्थित है। यहाँ पर नेपोलियन बोनापार्ट और इंग्लैंड, इन दोनों के बीच संघर्ष होता है। इंग्लैंड की नौसेना बहुत ही मजबूत है। उस समय भी अंग्रेजी नौसेना का प्रमुख नेल्सन, इसके द्वारा फ्रांस और स्पेन दोनों के जहाजी बेड़े को नष्ट कर दिया जाता है। मतलब उस समय फ्रांस के साथ स्पेन भी है और दोनों के जहाजी बेड़े को नेल्सन द्वारा पूरी तरीके से नष्ट कर दिया जाता है। हालांकि इसमें अंग्रेजी नौसेना का प्रमुख नेल्सन की मौत हो जाती है। इसी ट्रेफालगर युद्ध में नेल्सन की मौत हो जाती है, लेकिन अपनी मौत से पूर्व वो फ्रांस और स्पेन दोनों की जल सेना को, दोनों की सैनिक शक्ति को बहुत बुरी तरीके से नष्ट कर चुका था। लेकिन आप नेपोलियन बोनापार्ट की योग्यता देखिए कि उन्होंने इस हार को फ्रांस के किसी भी न्यूज़पेपर में प्रकाशित नहीं होने दिया। मतलब ये सूचना फ्रांस में पहुंच ही नहीं पाई कि ट्रेफालगर के युद्ध में नेपोलियन बोनापार्ट परास्त हो गया है। कहते हैं कि नेपोलियन बोनापार्ट की मौत के बाद ही लोगों को ये पता चला कि ट्रेफालगर के युद्ध में नेपोलियन बोनापार्ट हारा था। उसके बाद 2 दिसंबर 1805 ऑस्ट्रेलीज का युद्ध, ऑस्ट्रिया के विरुद्ध। ऑस्ट्रिया को परास्त करके ही नेपोलियन बोनापार्ट एक बहुत बड़े क्षेत्र पर अपना अधिकार स्थापित करना चाहता था। 2 दिसंबर 1805 को ऑस्ट्रेलीज का युद्ध हुआ और इस युद्ध में ऑस्ट्रिया परास्त हुआ। और 2 दिसंबर, जैसा कि इसके एक साल पहले ही नेपोलियन का राज्याभिषेक हुआ था 2 दिसंबर को, ये इसके राज्याभिषेक की वर्षगांठ भी है। और ये इस दिन को बोनापार्ट बहुत ही लकी दिन मानता है, मतलब बहुत ही भाग्यशाली दिन मानता है। इस भाग्यशाली वाले दिन वो ऑस्ट्रिया को परास्त करता है और ऑस्ट्रिया के एक बहुत बड़े भाग पर अपना अधिकार स्थापित कर लेता है। और फिर उन अलग अलग क्षेत्राधिकारों पर ये अपने संबंधियों की नियुक्ति कर देता है। जैसे जोसेफ बोनापार्ट को नेपल्स का और लुइस को हॉलैंड का शासक बनाता है। ये इसके भाई थे जोसेफ बोनापार्ट, इसको नेपल्स का और लुइस को हॉलैंड का शासक बना देता है। ऑस्ट्रिया को जीतने के बाद इसके अलग अलग क्षेत्रों पर राइन प्रदेश जर्मनी में 16 राज्यों का राइन संघ का गठन करता है। ध्यान रखना विद्यार्थियों, ये राइन संघ हम जर्मनी एकीकरण में भी पढ़ेंगे। नेपोलियन को भी जर्मनी इटली एकीकरण का जिम्मेदार माना जाता है, मतलब उसका भी कुछ योगदान है। ये योगदान यहीं से शुरू होता है। राइन प्रदेश जर्मनी में छोटे छोटे 16 राज्यों का राइन संघ अपनी बहन एलिस को लूका इटली का राज्य दे देता है। इटली में एक राज्य है लूका, वहाँ का क्षेत्र अपनी बहन एलिस को दे देता है। मतलब ऑस्ट्रेलीज युद्ध में ऑस्ट्रिया परास्त हो गया। 26 दिसंबर 1805 को प्रेसबर्ग की संधि होती है और बाद में इसके अलग अलग क्षेत्रों को नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा अपने सगे संबंधियों में बांट दिया जाता है। 1806 में नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा प्रस्सा पर विजय। उस समय जर्मनी नहीं था, जर्मनी का एकीकरण बाद में प्रस्सा के नेतृत्व में ही होता है। प्रस्सा पर विजय 1806, जेना और ओरस्टेड के युद्ध में प्रस्सा का राजा था उस समय फ्रेडरिक विलियम तृतीय, इसकी हार होती है और ये उसको अपने क्षेत्र में मिला लेता है। 1807 में रूस पर विजय करता है नेपोलियन बोनापार्ट। देखिए पूरे यूरोप के विजय अभियान पर है नेपोलियन बोनापार्ट। 14 जून 1807 को फाइडलैंड के युद्ध में रूसी जार अलेक्जेंडर प्रथम की पराजय हो जाती है।
रूस में शासक को जार कहा जाता है। उस समय जार थे अलेक्जेंडर प्रथम। वहाँ पर इनकी विजय विजय होती है नेपोलियन बोनापार्ट की। रूस हार जाता है और 7 जुलाई 1807 को टिलसिट की संधि होती है और जार द्वारा नेपोलियन ने जो नए राज्य गठन किए थे उनको स्वीकार कर लिया जाता है। और इस संधि के साथ ही नेपोलियन यूरोप का स्वामी बन जाता है, क्योंकि ये प्रिसा, ऑस्ट्रिया, हॉलैंड, नेपल्स, इटली, रूस इन सबको विजित कर चुका है। और टिलसिट की संधि के साथ ही नेपोलियन यूरोप का स्वामी बन गया। मतलब इसने यूरोप के एक बहुत बड़े क्षेत्र पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। अब हम नेपोलियन की महाद्वीपीय प्रणाली के बारे में पढ़ेंगे। महाद्वीपीय प्रणाली क्या है विद्यार्थियों? कि हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं कि नेपोलियन बोनापार्ट इंग्लैंड के साथ बहुत ही शत्रुता भी रखता था और वो उसे पूर्ण तरीके से परास्त भी नहीं कर चुका था। अब वो किसी न किसी तरीके से इंग्लैंड को परास्त करना चाहता था और अब वो डायरेक्ट युद्ध में परास्त नहीं करके अप्रत्यक्ष रूप से, मतलब उसने इस प्रकार का सिस्टम बनाया कि वो उनको व्यापार के मामले में, मतलब उसकी अर्थव्यवस्था को ठप कर दिया जाए, उनके साथ व्यापार बहिष्कार की नीति अपनाकर और उनको युद्ध में परास्त किया जाए। मतलब प्रत्यक्ष रूप से नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से। और अप्रत्यक्ष रूप से भी किस तरीके से? कि ब्रिटेन के साथ व्यापार ही नहीं किया जाए। मेरे साथ जितने भी देश हैं, मतलब नेपोलियन बोनापार्ट जिन देशों को जीत चुका है उन सबका सहयोग लेकर और इनके साथ संपूर्ण तरीके का इंग्लैंड के साथ व्यापार को बंद कर दिया जाए तो इंग्लैंड बाध्य हो जाएगा फ्रांस के साथ दोस्ताना संबंध के लिए, या फ्रांस उसे बहुत अच्छे तरीके से परास्त कर देगा। और इस चीज़ को लेकर उन्होंने 1806 से 1814 तक मुख्यतः हम मानते हैं महाद्वीपीय प्रणाली को लागू किया। मतलब एक तरीके से व्यापार बहिष्कार की नीति, अर्थात जो नेपोलियन बोनापार्ट के साथी देश हैं उनका सहयोग लेकर उनके साथ व्यापार नहीं किया जाए इंग्लैंड के साथ, और जिससे इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था कमज़ोर होगी। और इनको लेकर नेपोलियन बोनापार्ट अलग अलग समय पर इस प्रकार के आदेश निकालता है, जैसे बर्लिन आदेश, वारसा आदेश, मिलान आदेश, फोंटब्लू आदेश। ये आदेश सारे के सारे नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा ब्रिटेन के साथ व्यापार न किया जाए इससे संबंधित निकाले जाते हैं। बर्लिन जर्मनी में, मिलान इटली में है, फोंटब्लू फ्रांस में है। ये अलग अलग समय पर सबसे पहले 21 नवंबर 1806 को बर्लिन आदेश निकालता है और इस आदेश के तहत उसने यूरोपीय देशों के जहाज़ों को इंग्लैंड के जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। मतलब यूरोप के जितने भी जहाज़ हैं वो इंग्लैंड नहीं जाएंगे। मतलब अब देखिए ये उनके साथ व्यापारिक युद्ध लड़ रहा है। यूरोपीय बंदरगाह ब्रिटेन के जहाज़ों के लिए बंद कर दिए गए। उन्हें यहाँ तक कह दिया कि अगर कोई भी ब्रिटिश व्यापारी यूरोपीय बंदरगाह पर दिखता है तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाए। ये थे उसके बर्लिन आदेश। और इन बर्लिन आदेश के विरोध में ही ऑर्डर्स इन काउंसिल पारित करता है इंग्लैंड के द्वारा, जिन्हें हम परिषद के आदेश भी बोलते हैं, ऑर्डर्स इन काउंसिल 1807 में। इसके तहत ये एक बर्लिन आदेश की ही जवाबी प्रतिक्रिया है। मतलब जैसे ही फ्रांस से नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा बर्लिन आदेश पारित होता है, 1807 में परिषद के आदेश या ऑर्डर्स इन काउंसिल पारित करता है इंग्लैंड। और वो इसमें कहता है कि फ्रांस और उसके मित्र राष्ट्र से व्यापार करने वाले जहाज़ों को इंग्लैंड जब्त कर लेगा। मतलब फ्रांस या उसके जो मित्र राष्ट्र हैं उनसे व्यापार करने वाले जो जहाज़ हैं उनको इंग्लैंड जब्त कर लेगा। तटस्थ राज्य के जहाज़ों को यूरोपीय बंदरगाहों तक पहुंचने से पहले इंग्लैंड के बंदरगाहों तक पहुंचना अनिवार्य होगा। ये पारित कर रहा है कौन? इंग्लैंड। उसके बाद 25 जनवरी 1807 को वारसा आदेश पारित करता है। इस आदेश के तहत प्रेसा तथा हनोवर के समुद्र तटों पर भी अंग्रेजी व्यापार के विरुद्ध प्रतिबंध लगा दिया। 17 सितंबर 1807 को मिलान एक जगह है इटली में, वहाँ से आदेश पारित करते हैं। इस आदेश के तहत
इंग्लैंड होकर आने वाले तटस्थ जहाज़ों को भी फ्रांस जब्त कर लेगा। तटस्थ जहाज़ की मतलब जो ना इंग्लैंड के साथ हैं ना फ्रांस के साथ हैं, अलग हैं, तटस्थ हैं, उन जहाज़ों को भी फ्रांस जब्त कर लेगा। ये आदेश पारित किए गए 17 सितंबर 1807, मिलान आदेश या मिलान डिक्री। उसके बाद 1810 में फ़ॉन्टब्लू के आदेश। फ़ॉन्टब्लू फ्रांस में ही एक जगह है। इस फ्रांसीसी आदेश के अनुसार यूरोपीय बंदरगाहों पर पहुंचने वाले ब्रिटिश माल सामान आदि को जला दिए जाएंगे। देखिए विद्यार्थी कि इस महाद्वीपीय प्रणाली में नेपोलियन बोनापार्ट विभिन्न प्रकार के आदेशों के तहत किसी भी तरीके से ब्रिटेन को व्यापारिक दृष्टि से नुकसान पहुंचाना चाह रहा है, उसे कमज़ोर बनाना चाह रहा है, और इसीलिए वो समय समय पर बर्लिन आदेश, वारसा आदेश, मिलान आदेश, फ़ॉन्टब्लू आदेश पारित करता है। ऑर्डर्स इन काउंसिल इंग्लैंड के द्वारा पारित किया जाता है। अब ये महाद्वीपीय प्रणाली से क्या होगा? जैसे उन्होंने इस सिस्टम को लागू किया, यूरोपीय बाज़ारों में खाद्यान्नों में कमी आ गई, दूसरे देशों के साथ विवाद बढ़ गए, कीमतों में वृद्धि होना शुरू हो गई और इसका विरोध होना शुरू हो गया। महाद्वीपीय प्रणाली का अलग अलग देशों ने विरोध करना शुरू कर दिया। पुर्तगाल, स्पेन, रूस, हॉलैंड, इन्होंने मुख्य रूप से इसका विरोध किया। पुर्तगाल कंपटीशन की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। पुर्तगाल, स्पेन, रूस, हॉलैंड आदि देशों ने इसका विरोध किया। और हम ये बात भी जानते हैं कि इंग्लैंड की नौसेना बहुत ही सर्वश्रेष्ठ है। कुछ फ्रांसीसी मित्र राष्ट्रों का असहयोग और इंग्लैंड नौसेना की श्रेष्ठता के कारण महाद्वीपीय प्रणाली असफल हो गई। मतलब ये जो महाद्वीपीय व्यवस्था थी नेपोलियन बोनापार्ट की, ये पूर्णतः सफल नहीं हुई। नेपोलियन बोनापार्ट अपने उद्देश्य में सफल नहीं हुआ। पुर्तगाल में जो शराब बनती थी उसकी मांग इंग्लैंड में सर्वाधिक थी। वहाँ पर इंग्लैंड में लोग पुर्तगाली शराब को बड़े चाव से पीते थे। अब जैसे पुर्तगाल ने महाद्वीपीय प्रणाली का विरोध किया, नेपोलियन बोनापार्ट ने पुर्तगाल पर आक्रमण कर दिया और पुर्तगाल पर आक्रमण करने के बाद उसने उस पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। जब नेपोलियन बोनापार्ट पुर्तगाल पर आक्रमण करने जा रहा था, उस समय उसने स्पेन से रास्ता मांगा था कि स्पेन से आप हमें जाने का रास्ता दीजिए और पुर्तगाल पर अधिकार करने के बाद हम वहाँ पर उसके क्षेत्र को आधा आधा बांट लेंगे, फ्रांस और स्पेन। हॉलैंड में लुई बोनापार्ट को हटाकर फ्रांस में मिला लिया। लुई बोनापार्ट जिसे इसने पहले खुद नियुक्त किया था, वहाँ से उसको हटाकर उसको भी फ्रांस में मिला लिया। पोप का राज छीनकर उसे भी कैद कर लिया और स्वीडन में अपने सेनापति को वहाँ का शासक बनाया। ये सब परिणाम हैं महाद्वीपीय व्यवस्था के। महाद्वीपीय प्रणाली का जिसने भी विरोध किया उनका इस तरीके से दमन कर दिया गया। अब नेपोलियन बोनापार्ट का विवाद होता है स्पेन के साथ। देखो विद्यार्थियों क्या होता है, जब फ्रांस पुर्तगाल पर, ये फ्रांस है और ये पुर्तगाल है, जब फ्रांस से पुर्तगाल पर आक्रमण करने जा रहा था बीच में आता था स्पेन। ये उन्होंने स्पेन से कहा कि हमें पुर्तगाल तक जाने का रास्ता दे दिया जाए यहाँ पर, और जैसे ही हम इसको विजिट करेंगे हम आपस में इनको दोनों को आधा आधा भाग बांट लेंगे। अब बांटने की तो बात छोड़िए, फ्रांस के द्वारा क्या किया गया, उन्होंने वहाँ पर फ्रांस के नेपोलियन बोनापार्ट द्वारा 1808 में नेपोलियन ने चार्ल्स चतुर्थ को हटाकर, जो वहाँ का शासक था, अपने भाई जोसेफ को स्पेन का सम्राट बना दिया। मतलब पहले बातें हुई क्या थी और अब बोनापार्ट कर क्या रहा है। उन्होंने स्पेन का सम्राट अपने भाई जोसेफ को बना दिया और वहाँ का जो चार्ल्स चतुर्थ जो सम्राट था उसको वहाँ से हटा दिया। वहाँ का जो राजकुमार था उसको बंदी बना लिया। नेपोलियन बोनापार्ट के लिए स्पेन से युद्ध बहुत ही खतरनाक साबित हुआ है, क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट बाद में खुद कहता भी है कि स्पेन के नासूर ने मुझे बर्बाद कर दिया। जिस प्रकार से भारतीय इतिहास में दक्षिण औरंगजेब के लिए बहुत ही घातक सिद्ध हुआ था। जदुनाथ सरकार कहते हैं कि दक्षिण के नासूर ने औरंगजेब को बर्बाद कर दिया,
लेकिन यहाँ पर स्पेन के नासूर ने नेपोलियन को बर्बाद कर दिया। नेपोलियन को इस गुरिल्ला युद्ध में, स्पेन ने इसके खिलाफ गुरिल्ला युद्ध लड़ा। बेलोन और सेलमंका, इन दोनों युद्धों में फ्रांस की पराजय हुई। इंग्लैंड ने स्पेन को सहयोग किया। स्पेन ने इंग्लैंड से मदद मांगी और इंग्लैंड ने आर्थर वेलेजली को वहाँ पर उनकी हेल्प के लिए भेजा और उनके सहयोग से नेपोलियन बोनापार्ट इस युद्ध में परास्त हुआ। मतलब स्पेन के साथ नेपोलियन बोनापार्ट की हार हुई। अब नेपोलियन बोनापार्ट ने स्पेन के साथ पहले वादा कुछ किया था। जब पुर्तगाल पर आक्रमण करने जा रहा था तो वादा कुछ किया था, लेकिन बाद में उन्होंने स्पेन पर ही अपना अधिकार स्थापित करने का प्रयास किया, तो स्पेन वासियों के द्वारा इसका कड़ा विरोध हुआ और उस युद्ध में लगभग 25,000 के आसपास फ्रांसीसी सेना मारी गई, क्योंकि रास्ता यही था। पुर्तगाल और फ्रांस के बीच में स्थित था स्पेन। ब्रिटेन की सहायता से स्पेन ने नेपोलियन बोनापार्ट को इस युद्ध में परास्त कर दिया। अब बात आती है नेपोलियन बोनापार्ट के मॉस्को अभियान की। रूस ने भी नेपोलियन बोनापार्ट की महाद्वीपीय प्रणाली का विरोध किया था, क्योंकि रूस के जो धान पैदा होता था रूस में, उसकी इंग्लैंड में ज़बरदस्त मांग थी और वहाँ के जब महाद्वीपीय प्रणाली लागू हो गई तो वो धान वहाँ नहीं पहुँच पा रहा था और रूसी जो किसान था वो बर्बादी के कगार पर था। उन्होंने अपनी सरकार पर दबाव डाला कि इस महाद्वीपीय प्रणाली को समाप्त किया जाए, इसका विरोध किया जाए, और उनके दबाव में रूस ने इस महाद्वीपीय प्रणाली को अस्वीकार कर दिया और उसके लिए नेपोलियन बोनापार्ट ने जून 1812 में मॉस्को अभियान की शुरुआत की। मतलब रूस की विजय के लिए निकल पड़ा। एक विशाल सेना लेकर वो रूस की तरफ रवाना हो गया जून 1812 में। अब ये जो मॉस्को की तरफ बढ़ रहा था, रास्ते में दोनों तरफ जो खेत खलियान थे, जो धान रूस में बहुत अधिक पैदा होता था, उन दोनों ही प्रकार के रास्तों के दोनों तरफ आग लगाते हुए जा रहे थे। मतलब नेपोलियन बोनापार्ट की सेना जब मॉस्को के दौरे पर थी तो वो रास्ते में जितनी भी फसल खड़ी थी उसमें आग लगाते हुए चल रहे थे और आग लगाते लगाते ये मॉस्को पहुंच गए। अब उस समय क्या होता है कि मॉस्को में जब ये वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर भी पहले से ही आग लगी हुई थी और वो आग खुद रूस के द्वारा ही लगाई हुई थी। मतलब उन्हें कि ये योजना का एक हिस्सा था कि जैसे ही ये मॉस्को पहुंचेंगे उन्हें वहाँ पर खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा और रूस में बहुत अधिक ठंड पड़ती है। उस समय रूस में भारी बर्फबारी होना शुरू हो गई, ठंड पड़ना शुरू हो गई। जैसे जैसे नेपोलियन की सेना रूस में घुसती गई, ठंड उतनी उतनी बढ़ती गई। सेना भूखी थी, बीमार होना शुरू कर दिया। अब वहाँ पर पहुँचने के बाद रूसी शासक, जिसे जार बोलते हैं, अलेक्जेंडर प्रथम से नेपोलियन बोनापार्ट ने बातचीत करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन जार ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और भारी बर्फबारी, ठंड, भूख, बीमारी से नेपोलियन की बहुत बड़ी सेना मारी गई। वहाँ पर मतलब सैनिक मरना शुरू कर दिए। लगभग 5 लाख के आसपास सैनिक मारे गए और नेपोलियन बोनापार्ट किसी तरीके से अपनी जान बचाकर सुरक्षित वापस पेरिस पहुंच गया। मतलब उसकी बहुत बड़ी जो सेना थी वो मॉस्को अभियान में मारी गई और नेपोलियन बोनापार्ट जैसे तैसे बहुत हिम्मत, बहुत ही चतुर, बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति था नेपोलियन बोनापार्ट, और ये किसी तरीके से अपनी जान बचाकर वहाँ से वापस पेरिस पहुँच गया। अब उसके बाद लिपजिग का युद्ध अक्टूबर 1813, जिसे हम राष्ट्रों का युद्ध भी बोलते हैं। अब इसमें बहुत सारे राष्ट्र सम्मिलित थे। प्रसा, ऑस्ट्रिया, रूस, स्पेन, स्वीडन, इंग्लैंड का भी इनको समर्थन मिला। ये सारे के सारे जो देश थे ये सारे इकट्ठे हो गए। किसके विरुद्ध? नेपोलियन बोनापार्ट के विरुद्ध, कि इसको किस तरीके से पराजित किया जाए। इसका जो नेतृत्व था, मतलब इस युद्ध का जो नेतृत्व करता था मुखिया, वो ऑस्ट्रिया के प्रधानमंत्री मेटरनिक था।
मतलब मेटरनिक के नेतृत्व में ये समस्त देश एक जगह हो गए नेपोलियन बोनापार्ट के खिलाफ। स्पेन, ये इधर फ्रांस, इंग्लैंड, इटली, राइन, रसिया, ये सार्डिनिया, ये सारे के सारे इनके खिलाफ हो गए, सभी के सभी नेपोलियन बोनापार्ट के, कि किस तरीके से इन्हें युद्ध में परास्त किया जाए। मेटरनिक इस युद्ध का नेतृत्व कर रहा था और इनका ये जो संघ बना था, इसी वजह से इसे हम राष्ट्रों का युद्ध भी बोलते हैं, जो अक्टूबर 1813 लिप्जिग नामक स्थान पर यह युद्ध हुआ। लिप्जिग जर्मनी में स्थित है, वहाँ पर एक जगह का नाम है जर्मनी के आसपास लिप्जिग। वहीं पर अक्टूबर 1813 में इन राष्ट्रों का और दूसरी तरफ नेपोलियन बोनापार्ट का युद्ध हुआ। इस युद्ध में नेपोलियन बोनापार्ट की हार हुई। इतने सारे के सारे देश एक तरफ हैं, नेपोलियन बोनापार्ट दूसरी तरफ है। नेपोलियन बोनापार्ट इस युद्ध में हार गया और उसके बाद फोंटब्लू की संधि हुई और उस संधि के तहत नेपोलियन को एल्बा द्वीप भूमध्य सागर में स्थित है, वहाँ पर इसे भेज दिया गया। ये है एल्बा द्वीप। उसकी सम्राट की उपाधि सुरक्षित रखी गई, मतलब वो सम्राट तो रहेगा, उसकी उपाधि नहीं छीनी गई, लेकिन उसे वहाँ से एल्बा द्वीप भेज दिया गया। और वापस से फ्रांस की क्रांति के समय जो शासक था लुई 16वां, उसी का के वंश से संबंधित बुरबोन वंश के लुई 18वें को फ्रांस के सिंहासन पर बैठाया गया वापस से। मतलब नेपोलियन बोनापार्ट को वहाँ से हटाकर एल्बा द्वीप भेज दिया और वापस से बुरबोन वंश का ही शासन था पहले भी, लुई 16वां, उसी के भाई लुई, उसी से संबंधित लुई 18वें को फ्रांस के सिंहासन पर बैठाया गया। लुई 16वें के वंश का ही व्यक्ति था लुई 18वें। इटली में पार्मा का राज मैरी लुइस एक ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। ध्यान रखना विद्यार्थियों, 1810 में मैरी लुइस के साथ नेपोलियन बोनापार्ट ने शादी की थी। अपनी पहली पत्नी जोसेफाइन को तलाक दे दिया था और ऑस्ट्रियन राजकुमारी थी ये मैरी लुइस, इसके साथ इन्होंने शादी की। और कहते हैं कि इस ऑस्ट्रियन राजकुमारी से शादी करने के बाद से ही नेपोलियन के पतन की शुरुआत हो गई थी। अब ये महज एक संयोग था कि जोसेफाइन से शादी करने के बाद इसके विजय अभियान की शुरुआत होती है और मैरी लुइस से शादी करने के बाद इसके पतन की शुरुआत होती है। ये ऑस्ट्रियन राजकुमारी थी और मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो राष्ट्रों का युद्ध था, इसका नेतृत्व मुख्य रूप से ऑस्ट्रिया का प्रधानमंत्री मेटरनिक कर रहा था। तो इस मैरी लुइस जो ऑस्ट्रियन राजकुमारी थी, उसके प्रति थोड़ा नरम व्यवहार रखा गया और उसे इटली में पार्मा का राज्य दे दिया गया मैरी लुइस को, क्योंकि वो ऑस्ट्रियन राजकुमारी थी। नेपोलियन बोनापार्ट की पत्नी थी, लेकिन उससे पहले वो ऑस्ट्रिया की ही राजकुमारी थी और मेटरनिक इन सब का नेतृत्व कर रहा था। उन्होंने इटली में पार्मा का राज मैरी लुइस को दे दिया गया। नेपोलियन के परिवार को कुछ पैसे दे दिए गए, कुछ मुद्रा दे दी गई और उन्हें एल्बा नामक द्वीप पर भेज दिया गया। अब 18 जून 1815 को होता है वाटरलू का युद्ध। अब वाटरलू के युद्ध से पहले क्या घटना घटित होती है कि नेपोलियन बोनापार्ट जब एल्बा द्वीप पर पहुंच गया था, अब वो राजा तो था ही, सम्राट तो था ही, क्योंकि उसकी जो उपाधि थी वो उसके साथ थी। अब उन्होंने ये शिकायत की कि भाई मुझे यहाँ रहते हुए मुझे ना तो समय पर पैसा मिल रहा है, ना मुझे मेरी पेंशन मिल रही है, और इसके अलावा मेरी पत्नी के साथ पत्र व्यवहार था पहले, उसको भी सार्वजनिक किया जा रहा है। मतलब इस तरीके के आरोप उन्होंने लगाए और नेपोलियन ये सब शिकायतें कर रहा है एल्बा द्वीप से। अब उसी समय क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि नेपोलियन बहुत ही हिम्मत वाला, बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। नेपोलियन एल्बा द्वीप से भागकर और वो आ जाता है फ्रांस में कान नामक स्थान पर। कान अभी जो फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी प्रसिद्ध है, कान महोत्सव फ्रांस के दक्षिण में स्थित है। वहाँ पर नेपोलियन भागकर वहाँ कान आ जाता है और उस कान से नेपोलियन उत्तर में पेरिस की तरफ चलता है
और जैसे ही वो पेरिस पहुंचता है, लुई 18वां भागकर इंग्लैंड चला गया। मतलब उससे इतना भयभीत थे, उससे इतना भय खाते थे कि वो एल्बा द्वीप पहुंच गया था, लेकिन एल्बा द्वीप से वो वापस जैसे ही पेरिस मार्च करता है, जैसे ही पेरिस की तरफ आता है, पेरिस पहुंचता है, लुई 18वें जिसे इन राष्ट्रों के युद्ध के बाद फ्रांस की गद्दी पर बैठाया गया था, वो नेपोलियन बोनापार्ट के आते ही वापस फ्रांस को छोड़कर भाग जाता है। उसे लगा कि ये वापस से आ गया है और ये बहुत ही खतरनाक व्यक्ति है, और वो जैसे ही छोड़कर भागा, नेपोलियन ने वापस से अपने आप को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। मतलब एक बार दोबारा से नेपोलियन फ्रांस का सम्राट घोषित हो गया। अब जैसे ही ये समाचार उनके जो आसपास के जो देश थे वहाँ तक पहुँची, ये सूचना कि फ्रांस में वापस से नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने आप को सम्राट घोषित कर दिया है। अब वापस से ऑस्ट्रिया और उसके जितने भी मित्र राष्ट्र थे, उन्होंने वाटरलू, ये एक जगह है बेल्जियम के पास, वहाँ पर 18 जून 1815 को नेपोलियन बोनापार्ट को एक बार पुनः बहुत बुरी तरीके से पराजित किया। 18 जून 1815 वाटरलू नामक स्थान पर, बेल्जियम के पास स्थित है वाटरलू, और वहाँ से पराजित करने के बाद नेपोलियन बोनापार्ट को शुरुआत में भेजा था एल्बा द्वीप। अब एल्बा द्वीप से भी दूर सेंट हेलेना, ये दक्षिणी अफ्रीका के पश्चिमी तट से काफ़ी दूर सेंट हेलेना, वहाँ पर इस द्वीप पर नेपोलियन बोनापार्ट को भेज दिया जाता है। ध्यान रखना विद्यार्थियों, नेपोलियन बोनापार्ट से 3 द्वीप संबंधित हैं। कोर्सिका द्वीप, जहाँ पर उनका जन्म होता है, एल्बा द्वीप, जब वहाँ पर राष्ट्रों के युद्ध के बाद उन्हें भेजा जाता है, और सेंट हेलेना द्वीप, जब वाटरलू युद्ध के बाद अंतिम रूप से उन्हें वहाँ पर भेजा जाता है। इसी द्वीप पर 5 मई 1821 को नेपोलियन की मौत हो जाती है, और कहते हैं वहीं पर उनको दफना दिया जाता है। बाद में 1840 में उनकी अस्थियों को वहाँ से लाकर वापस फ्रांस में दफनाया जाता है। नेपोलियन को हम नन्हा कारपोरल, द्वितीय जस्टिनियन या 18वीं सदी का सबसे महान प्रबुद्ध शासक भी कहा जाता है। ये थे नेपोलियन बोनापार्ट। इतिहासकार काबन के द्वारा कहा गया है कि नेपोलियन का साम्राज्य युद्ध में ही पनपा था, युद्ध में ही उसके अस्तित्व का आधार बना रहा, और युद्ध में ही उसका अंत होना था। मतलब नेपोलियन का उत्थान और पतन युद्ध से ही शुरुआत हुई, युद्ध पर ही वो टिका, और युद्ध में ही उसका अंत हो गया। नेपोलियन बोनापार्ट बहुत ही हिम्मत वाला व्यक्ति था, लेकिन उसकी कुछ महत्वपूर्ण या अति महत्वाकांक्षा, ना उसके पास नौसेना थी, उसकी महाद्वीपीय जो व्यवस्था थी वो भी पूर्णतः सफल नहीं हुई, उसका पोप के साथ भी बाद में अपमानजनक व्यवहार रहा। इन सब चीज़ों को लेकर नेपोलियन का पतन हो गया, और उसे वाटरलू युद्ध के बाद पूरी तरीके से परास्त होना पड़ा, और सेंट हेलेना नामक द्वीप पर ही उसकी मृत्यु हो गई। वास्तव में नेपोलियन बहुत ही विद्वान और असाधारण मस्तिष्क वाला व्यक्ति था, स्मरण शक्ति का वो धनी था। वो कहता भी था कि मेरा मस्तिष्क अनेक खंडों वाली अलमारी है, जिसके अलग अलग खंडों में अलग अलग बातें संचित रहती हैं। मैं जिस बात पर विचार करता हूँ उसी खंड को खोलता हूँ। जब मुझे नींद आती है तो सारे खंड बंद करके गहरी नींद सोता हूँ। इच्छा शक्ति और कल्पना शक्ति उसकी बहुत ही प्रबल थी। 20-20 घंटे कार्य करके भी वो कभी थकता नहीं था। युद्ध के मैदान में ही वो घोड़े की पीठ पर सो लेता था। वह महान विजेता और बहुत ही महान सेनानायक था।